नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष कुमार आज फिर आपके सामने कक्षा 12वीं पदखंड का एक नया वीडियो लेकर आने के लिए उपस्थित हूँ। तो आप लोग देखिए इस वीडियो को। आज जो हम लोग का चैप्टर है, पदखंड का 2 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। एक हम लोग गांव का घर कवर किए और उससे पहले हम लोग किए थे गांव का घर हम लोग कवर किए। उसके बाद हम लोग कवर करी हार जीत हम लोग कवर कर चुके हैं और गांव का घर, ठीक, 2 कविताएं कवर कर चुके हैं। और इसी श्रृंखला में हम लोग तीसरी कविता की ओर बढ़ रहे हैं, जो है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित कविता, जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, है ना। तो आज मैं आपको विशेष चीज बता दूं कि आज मैं लेखक परिचय नहीं करवाने जा रहा हूँ। आज सिर्फ जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर होगा, लेखक परिचय आज नहीं होगा। मैं बता देता हूँ कि लेखक परिचय तो आपकी बुक में है ही, आपको बुक में तो आप लोग देख लीजिएगा। सिर्फ सब मुख्य जो परीक्षा की दृष्टि से हो सके, जिस प्रकार मैंने 2 वीडियो में बताया, तो उसी प्रकार उसी अनुसार आप लोग देख लीजिएगा, है ना। लेखक परिचय खुद देख लीजिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक में ये कविता है, वो लिया गया है, लेखक की एक रचना है। वो आदमी नया गर्म कोट पहन कर चला गया विचार की तरह, इससे लिया गया, इससे संकलित है ये कविता। तो आइए इस कविता के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। पहले वीडियो में हमने बताया कि जो कविताएं होती है, जो लेखक कविताएं लिखते हैं, उसका अर्थ बिल्कुल ही भिन्न होता है, बिल्कुल ही अलग होता है, कविता से हटकर होता है, ठीक है ना। तो इस कविता में हम लोग इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे नन्हे बेटे, है ना, जरा सा गौर कीजिएगा। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना है। लेखक क्या कह रहे हैं? प्यारे नन्हे बेटे को, लेखक अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं। अपने बेटे को कंधा पर बैठाए हुए, प्यारे नन्हे बेटे को कंधा पर बैठाए हुए अपने नन्हे से बेटे को लग रहा है कि भैया मैं दादा हो गया। कंधा पर बैठा हुआ जिसको लेखक को जिससे लग रहा है कि भाई मैं दादा हो गया, ऐसा उसका अनुभव आ रहा है जब वो बेटे के कंधे पर बैठाए हुए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसा अनुभव आ रहा है कि भैया दादा के समान हम लोग बन के मतलब बच्चे को बैठाए हुए कंधा पर, है ना। तो उसका आगे देखते हैं। प्यारी बिटिया से पूछूंगा, अपनी लेखक की एक प्यारी सी बेटी है और उनसे वे बोल रहे हैं कि उनसे पूछूंगा। देखिए क्या पूछते हैं। प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। प्यारी बिटिया से वो पूछेंगे अपनी बिटिया से कि बताओ बेटी कहाँ कहाँ लोहा है। तो बच्चे बालपन के स्वभाव के होते हैं, तो देखते हैं वो कैसे जवाब देते हैं लेखक के इस प्रश्न का। तो बोलते हैं, वो लड़की बोलती है, उसकी बेटी, चिमटा करकुल सिगड़ी समसी दरवाजे की साकल, कब्जे खाली दरवाजे में धसा हुआ, यह बोलेगी झटपट। वाह वाह, उसकी बेटी कैसी जवाब देती है सुनिए। वो बोलती है चिमटा मतलब आप लोग जानते ही होंगे, ये रोटी जो हम लोग उठाते हैं, रोटी जिससे बनाते हैं, पकड़ने वाला, वो चिमटा होता है, ठीक है। करकुल का अर्थ है करछुल, ठीक है। करकुल का अर्थ है करछुल, कलछुल जैसे कि बड़ा वाला, जैसे कि मतलब सब्जी वगैरह भोज उसमें बड़ा वाला बनाया जाता है, कलछुल, ठीक है। कलछुल वो होता है। और सिगड़ी का आपकी किताब में अर्थ दिया हुआ, सिगड़ी मतलब लोहे की जो सॉरी सिगड़ी जो होता है, जंजीर लोहे की होती है, या तो कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई बोल सकते हैं, या तो जंजीर बोल सकते हैं, है ना। लोहे की कढ़ाई बोल सकते हैं या तो जंजीर बोल सकते हैं, ठीक है। समसी, जो समसी होता है, समसी मैंने यहाँ सणसी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद खीला, वही कीला जो हुआ कील, तो कील मतलब वही जो दरवाजे में कील जो लगा हुआ है मोटा सा, उसी के कील की बात कर रही है। और दरवाजे में धसा हुआ खीला, सब लिखा हुआ खीला दरवाजे में धसा हुआ, जो कील दरवाजे में धसा हुआ उसकी बात कर रही है लड़की। वो बोलेगी झटपट, वो वही बोल देती है, बच्ची जो थी वो फटाफट बता दी, आसपास जो देख रही थी किस चीज में लोहे होता है। लोहे का ज्ञान बिल्कुल नहीं, जिस पर हम लोग जानते हैं लोहे को, उस प्रकार बच्चे को ज्ञान नहीं है लोहे के बारे में, लेकिन फिर भी वो फटाफट बता रही है ना। क्या बोली?
कि चिमटा में जिसे रोटी बनाते हैं, करकुल में, करछुल में, सिगड़ी में, समसी में, दरवाजे की सांकल, कब्जे, कब्जा मतलब जैसे कि दरवाजा, दरवाजा जिस माध्यम से दरवाजा घूमता है इधर उधर उसी को कब्जा बोलते हैं। तो कब्जा हुआ, खीला, दरवाजे में धंसा हुआ, बोलेगी झटपट झटपट, वो बोल देगी। आगे बढ़ते हम लोग, रुक कर वो फिर याद करेगी, रुक कर फिर याद करेगी, और भी तो कहीं छूट तो नहीं गया, कहीं कहीं और भी लोहे का सामान है, तो वो याद कर रही है कि कहीं तो छूट तो नहीं गया, और लोहे का सामान, तो क्या याद कर रही है, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी की सॉरी एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर सूख रही, जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। वाह वाह गजब, लड़की क्या बोलती है देखिए, कि बोलती है कि बाहर जो दो खंभे पर लगा हुआ है तार, जिस पर भैया की चड्डी सूख रही, वो भी तो है, वो भी तो लोहा का ही है ना, वो भी तो लोहा का ही है। उसके बाद वो बोलती है कि सेफ्टी पिन हम लोग का जो है वो भी तो लोहा का ही, तुरंत याद कर रही है। उसके बाद बोलती है अरे मेरी साइकिल जिसमें स्कूल जाती हूँ पूरा साइकिल तो है लोहे का है ना। तो फिर बताती है, उसका आगे देखिए क्या बोलते हैं, आसपास वो ध्यान करेगी, सोचेगी, आसपास वो ध्यान करके और सोचती है क्या कहीं और तो नहीं बच गया लोहा का कुछ चीज। तो देखते हैं आगे क्या, एक पेज खत्म हुआ, दूसरा आता है कि दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, दुबली है, पतली सी है लड़की, लड़की का देखिए स्वभाव मतलब शरीर कैसा है, दुबली पतली है, लेकिन हरकत देखिए कैसी, दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी वह जान जाए आसपास कहाँ कहाँ। वाह देखिए, लेकिन क्या करे, लड़की दुबली पतली सी है उसकी बेटी, लेकिन हरकत में कितना तेज है, कहाँ का फटाफट पता लगा ले कि हाँ भैया यहाँ लोहा है, और तुरंत अपने पिता को बताते हैं कि हाँ यहाँ यहाँ लोहा है। अब देखिए, अब लेखक सिखाते हैं, आप तुमने तो जो बताया भाई, लड़की ने जो बताया वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि आपने तुमने जो बताया वो तो अलग बात है, और खुद लेखक समझाते हैं हम उसको, लेखक याद दिला के सिखलाएंगे कि भाई कहाँ कहाँ और लोहा है ना। तो देखते हैं, मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, आप बोलते हैं कि अपनी बेटी को सिखलाएंगे, जो वो नहीं बोल पाई, शायद उसका ध्यान वहां पर नहीं जा पाया क्योंकि वो बच्ची थी, वो नहीं सोच सकती, तो हम उसका ध्यान कुछ और आकृष्ट करेंगे। तो बोले कि मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, फावड़ा कुदाली टंगिया बसुला खुरपी पास रखी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। देखिए उसके पिता से क्या क्या कहते हैं कि फावड़ा, लेकिन जो पिताजी बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने उपयोग की सारी वस्तुएं हैं, और जो लड़की बताई, पिता की बेटी बताई, जो लेखक की जो बेटी बताई, वो कहीं ना कहीं बालपन के उपयोग की सारी वस्तुएं थी, और जो उनके पिता बता रहे कहीं ना कहीं उनके उपयोग की सारी वस्तुएं हैं। तो इसको बड़ा ही पैनी नजर से देखिए, है ना। इस कविता के कहा मतलब प्रश्न में भी पूछा गया है कि अलग अलग वस्तुओं के बारे में तीनों जिक्र कर रहे हैं, तो भाई क्यों कर रहे हैं तीनों अलग अलग वस्तुओं के बारे में जिक्र, उसका क्या भाव है ना। तो ये आपकी कविताओं में, कविता के प्रश्न में भी है, इसलिए गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो लड़की है वो बता रही है अपने उपयोग वाली सारी वस्तुएं, अपने बालपन के उपयोग वाली सारी वस्तुएं, और जो उसके पिता हैं लेखक खुद, वो बता रहे हैं अपने उपयोग की वस्तुएं। और देखेंगे माँ क्या बताती है उसकी, क्या क्या बताते हैं पिता, फावड़ा बताते हैं, कुदाली बताते हैं, टंगिया बताते हैं, मतलब टंगिया मतलब हम लोग बिहार में जो बोलते हैं टंगारी, टंगारी बोलते हैं, तो हम लोग समझ ही रहे होंगे, बिहार विद्यालय के जो सभी छात्र हैं वो समझते ही होंगे। फावड़ा मतलब फरसा जो होता है, और कुदाली मतलब कुदाल, और टंगिया मतलब टंगारी, बसुला मतलब बसुल्ला जो हम लोग यूज करते हैं, और खुरपी मतलब खुरपी सब जानते हैं। पास रखी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, जो चक्का का पट्टा लगता था पहले, काट का होता था, उसमें चक्का का पट्टा लगता था लोहे का, है ना, तो वही पट्टा। बैलों के गले में जो बंधी हुई घंटी, घंटी के तो कांसे का है, लेकिन उसके अंदर जो लोहा का बना है, जैसे कि घंटी टन टन की आवाज होती है, तो वो भी तो लोहे का ही। पिताजी उसको याद दिलाते हैं, सिखलाते हैं। तो यहाँ तक। उसके बाद देखिए, पत्नी याद दिलाएगी, अर्थात उस लड़की की जो माँ है वो याद दिलाएगी। अब क्या, पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी, पत्नी क्या करेगी, याद दिलाएगी बल्कि समझाएगी। माँ क्या करती है, पिता क्या की, पिता बेटी को सिखा दी, उसको याद दिला दी, लेकिन माता का क्या कार्य, माता क्या कर रही, उसकी माँ समझा रही। माँ का ही स्वभाव होता है कि बच्चों को समझाना, है ना। तो माँ क्या कर रही है, समझा रही। क्या समझा रही देखते हैं, पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को, बाल्टी सामने बाल्टी बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छतें
छत्ते छत्ते की काड़ी डंडी और घमेला, हंसिया चाकू और भिलाई भिलाई बला डीला, जगह जगह लोहे की टीले। वाह गजब। माता देखिए क्या करी, माता समझा रही है। माता बोलती कहाँ कहाँ है लोहा, देखिए बाल्टी है उसके सामने रखा हुआ है, बाल्टी बाल्टी है। सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, लोहे की घिर्री मतलब कुएं में जो बाल्टी खींचने के लिए जो लोहा का बना हुआ था उसको कहते हैं लोहे की घिर्री। तो और छत छत्ते की काड़ी डंडी और घमेला, मतलब छत में जो छत्ते में ऊपर में जो कड़ी टंगी हुई वो भी तो है लोहे का। उसके बाद है हसिया, मतलब हस्सू, जिससे हम लोग काटते हैं जिसको हम लोग हसिया बोलते हैं, हसिया चाकू और भिलाई। और देखिए छत्तीसगढ़ में भिलाई नाम का जगह है, भिलाई बलाडीला, भिलाई बलाडीला एक लोहे का खदान है जो छत्तीसगढ़ में आता है। तो उसका चर्चा भी किया है क्योंकि लेखक खुद छत्तीसगढ़ से आते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे उसका लेखक की पत्नी ने यहाँ पे चर्चा किया है वहाँ की लोहे की खदानों की, जो भिलाई बलाडीला। पूछ सकता है किस खदान का चर्चा किया है, तो भिलाई बलाडीला, ठीक है। जगह जगह लोहे के टीले, जगह जगह लोहे के टीले, वो भी तो लोहा है, उसमें भी तो लोहा है। लेखक की पत्नी उसकी बच्ची की माँ ये बता रही है ना। इसी सिलसिले हम लोग नीचे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा है इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर, इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा। तो फिर बोलते हैं लेखक हम थोड़ा सा ढूंढे, थोड़ा सा मेरी पत्नी ढूंढी, थोड़ा सा मेरी बेटी ढूंढी, तो इसी प्रकार सब मिलके धीरे धीरे ढूंढेंगे कि और कहाँ कहाँ है लोहा। देखते हैं कहाँ तक ढूंढ पाएंगे लेखक, कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक, इस घटना से भी ढूंढे, उस घटना से भी ढूंढे, इस घटना उस घटना का क्या तात्पर्य, आइए समझते हैं। लोहा कि इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, वो कहते कि जो हर वो आदमी लोहा है, कहते इधर उधर इस घटना से तो हमने देख लिया, इस घटना भौतिक चीजों में तो देख लिया। इस घटना का तात्पर्य ये है कि हम लोगों ने तो भौतिक चीजों में देख लिया कि कहाँ कहाँ लोहा है, तो अब हम देखते हैं उस घटना का तात्पर्य है कि हम लोग देखते हैं कि और कहाँ कहाँ लोहा है। सिर्फ भौतिक वस्तुओं में लोहा है क्या, संसार की अन्य चीजों में भी लोहा है। तो लेखक क्या कहते हैं, प्रत्येक वो मेहनतकश मजदूर, मेहनतकश व्यक्ति जो कि अपने मेहनत के बल पर कुछ करते हैं और उसमें लोहा है, वो प्रत्येक व्यक्ति लोहा है जो मेहनत कर सकता, जो मेहनत कर रहा है ना। तो लोहा है। हर वो औरत दबी सताई, हर वो औरत जो घर में दबी सताई है, समाज में दबी सताई है, बोझ उठाने वाली, जो बोझ उठाती है घर का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का बोझ उठाने वाली लोहा, जल्दी 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 मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का। वाह वाह। कहते कि जल्दी, जैसे मेरे ऊपर भी बोझ, मतलब मेरे ऊपर भी है परिवार का जिम्मेवारी। लेखक खुद बोलते हैं मेरे ऊपर भी परिवार का जिम्मेवारी है ना। हाँ, बोझ उठाने वाला लोहा जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, वो खुद बोल रहे हैं। अब लेखक क्या बोल रहे हैं, उसमें उसके ऊपर जिम्मेवारी है, वो क्या बोल रहे हैं, भैया मेरा लड़का जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। लेखक क्या सोचते हैं कि मेरा लड़का जल्दी जल्दी बड़ा हो, लड़का ऊंचा हो, लड़का लड़की का हो दूल्हा। बोल रहे हैं कि लड़का ऊंचा हो जाए। लेखक की क्या जिम्मेवारी है, एक पिता के नाते लेखक की क्या जिम्मेवारी है अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटियों के लिए। देखते हैं तो एक बोल रहे हैं कि लड़का जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। लेखक की क्या मनोकामना है कि लड़का जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, ठीक है, अपनी लड़की के बारे में बोलते हैं। और लड़की का हो दूल्हा प्यार, एक बाप की, एक पिता की जो सबसे बड़ी, वो कहते हैं कि जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कहीं ना कहीं अपनी बेटी की शादी कर देना। तो वही लेखक की भी वही जिम्मेवारी है और लेखक भी वही सोचते हैं। तो लेखक बोलते हैं कि लड़की का हो दूल्हा प्यारा, जो लड़की का हो वो दूल्हा प्यारा है ना। उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा भाई। फिर भी अंतिम में लेखक वही कहते हैं कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो समाज में दवाई सताई है, जो मेहनत कश है, मजदूर है, जो काम कर रहे हैं, है ना, जो लोहे के समान, जिस व्यक्ति में जो गुण है लोहे के समान, है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति लोहा है जो लोहे के समान मजबूत है, जो लोहे के समान समाज में दबाने से समाज दबते नहीं, और जो समाज का, परिवार का बोझ को सहते हैं एक लोहे के समान मजबूती के कारण, है ना। तो ये कविता यहीं समाप्त होती है और कविता का अर्थ भी हमने आपको समझा दिया।
तो इसमें लेखक का मुख्य उद्देश्य यही था इस कविता में कि लोहा के माध्यम से, वैसे छत्तीसगढ़ से आते हैं तो छत्तीसगढ़ में लोहे की बहुत सारी खदानें हैं, तो उसने लोहा के ऊपर लिखा है लेखक ने। और इस लोहा के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखा गया लेखक। वो बोलते हैं कि भौतिक वस्तु में तो लोहा है ही, अपनी बेटी के माध्यम से अपनी पत्नी को एक रूप देकर वो बोलते हैं कि लोहा तो है ही भौतिक वस्तुओं में, और न जाने कहाँ का लोहा है हमारे भौतिक वस्तुओं को छोड़कर। इसलिए वो बोलते हैं इस घटना से उस घटना तक, है ना। तो इसका मतलब क्या, सिर्फ भौतिक वस्तुओं में ही लोहा हो सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या हो कि लोहा, लेख जो बोलते हैं कि लोहा प्रत्येक उस वस्तु में है ही, और प्रत्येक उस व्यक्ति में भी है जो लोहे के समान गुण रखता है ना। तो देखते रहिए हमारे इस चैनल सक्सेस पॉइंट को, और जल्द ही हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए उम्मीद के साथ, एक नए वीडियो में।